इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और थर्ड वेव का खतरा मंडराने लगा है। देश भर में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 41 केसेस मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में 21 लोगों के अंदर वायरस के इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जबकि एक मरीज की जान भी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी डेल्टा प्लस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस नए वेरिएंट के अब तक 6 केस मिल चुके हैं। एक मरीज की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में डेल्टा प्लस की वजह से दम तोड़ने वाली 59 साल की महिला के बारे में पता चला कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई थी और बाकी डेल्टा प्लस के जिन 5 मरीजों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी उनकी जान बच गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डेल्टा प्लस वेरिएंट इस वक्त लोगों के बीच अब डर का एक नया कारण बन गया है। जो डेल्टा वेरिएंट था वो खुद इतना संक्रामक था, वो खुद इतना खतरनाक था, जिसकी लहर हमने देखी कि ये दूसरी वेव कितनी खतरनाक साबित हुई। और अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट, इस वक्त देश के 8 राज्यों में डेल्टा प्लस के कितने केसेस मिले हैं ये आपके सामने जानकारी रख दें। मध्य प्रदेश में 6 केसेस की पुष्टि हुई, तो महाराष्ट्र में अब तक 21 मामले सामने आ चुके हैं। केरल और तमिलनाडु की बात की जाए तो यहां पर 3-3 केस, जबकि कर्नाटक में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और पंजाब में भी एक केस डेल्टा प्लस वेरिएंट का रिपोर्ट किया गया है। इस वक्त हमारे साथ डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या इतना ज्यादा खतरनाक है, क्या ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक है, इसकी सीवियरिटी कितनी है और वैक्सीन का असर इस वेरिएंट पर कितना है, इसके हर आयाम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा एम्स से जुड़ गए हैं। एम्स हैदराबाद से डॉक्टर विकास भाटिया हमारे साथ हैं और गंगाराम अस्पताल से चेयरमैन डॉक्टर सौमित्र रावत हमारे साथ हैं और डॉक्टर राजेश भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा में। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा बल्कि हमारे साथ जुड़ गए हैं एम्स से। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, मैं शुरुआत आपसे ही इस चर्चा की कर रही हूं। हम डेल्टा वेरिएंट के बारे में थोड़ा बहुत ही समझ पाए थे, अब ये एक नया डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया है। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या? जी, तो जो भी हम बात करते हैं किसी भी वेरिएंट की, वो वेरिएंट में कोई ऐसी म्यूटेशन जो पाई जाती है जो कि जिससे उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, तो पहले वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है कि हम लोगों को लगता है कि ये बढ़ता जा रहा है, तो इस पे नजर रखनी जरूरी है कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है। लेकिन जब ये देखा जाता है कि उसमें वाकई में संक्रमण करने की शक्ति ज्यादा है या अलग तरह की बीमारी कर रहा है, तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है। इस समय जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो WHO के अनुसार एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, जिसका मतलब ये कि इसके ऊपर हमें बहुत ही जरूरी क्लोज वॉच रखना जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई वेरिएंट आता है तो हमें प्राइमरी कंसर्न ये होता है कि पहली बात तो ये है कि क्या ये ज्यादा संक्रामक है, दूसरी बात ये है क्या ये ज्यादा घातक है, क्या ये ज्यादा तेजी से फैलता है, क्या ये हमारे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उनके द्वारा इसको पकड़ा जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है या उससे छूट जाता है, क्या हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इससे लड़ सकती है या इसमें इम्यून एस्केप फेनोमेनन है, क्या इसमें हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज काम करेंगी कि नहीं करेंगी, और क्या इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो अलग से करना होगा, क्या हमारी वैक्सीनेशन इसमें काम करेगी कि नहीं करेगी। तो इसलिए ये सारे सवाल उठते हैं जब भी हमें कोई ऐसा नया उसका म्यूटेशन मिलता है जिसमें कि हमें ये चिंता हो जाती है कि इनमें से कोई ना कोई इशू या पब्लिक हेल्थ का इशू इसमें महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम डेल्टा प्लस की बात आप और हम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कि ये सिचुएशन हाथ से निकल जाए इसके बारे में ये जानकारी और जागरूकता होना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर विकास, अब बात ये आती है कि क्या ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक है? क्योंकि 2 बातें होती है, एक होती है ट्रांसमिशन कितनी तेजी से हो रहा है और दूसरी बात है सीवियरिटी की। तो इस लिहाज से आप समझाएं कि क्या ये डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है या इसकी सीवियरिटी ज्यादा है? जैसा कि अभी आप बता रहे थे, डॉक्टर साहब ने बताया कि ये अभी जो पुराना डेल्टा वायरस जो चल रहा था पूरे, जिसकी हमने सेकेंड वेव देखी, उसके बाद में उस वायरस में जो छोटा सा म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन से मतलब कि उसकी स्ट्रक्चर में बहुत छोटा सा
चेंज आना, इसको ये अब हम टेक्निकल भाषा में उसके आगे .1 लगा देते हैं और इसको डेल्टा प्लस कहते हैं। अब चूंकि ये अभी वायरस अभी पिछले कुछ दिन से इसकी पड़ताल करके मालूम पड़ा कि ये नया वायरस आया है, तो इसके बारे में अभी एकदम से कहना कि ये बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल है या ये बहुत ज्यादा लीथल है, अभी इसके बारे में साइंटिफिक पूरा एविडेंस हमारे पास नहीं है। इसलिए क्योंकि जिस प्रकार डेल्टा 2 आया पिछली बार वाला, जिसको हम डेल्टा B.1.617.2 कहते हैं, अचानक से उसकी वजह से एकदम से फैला और केसेस बहुत ज्यादा आए, तो इसकी वजह से हम लोग थोड़े से और भी ज्यादा अलर्ट होना चाहते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि वैसी स्थिति फिर से आ जाए। इसकी वजह से हम इस बारे में अभी इसको चर्चा करते हैं, इसको देख रहे हैं और इसको जांच पड़ताल कर रहे हैं। और भी देशों में आया है, लेकिन एक चीज देखने को आई, जैसा कि अभी आप भी समाचार में कुछ बता रहे थे अभी, कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाया है, जिनका वैक्सीनेशन हुआ है, उनके अंदर में इसकी मोर्टेलिटी नहीं हुई, डेथ नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है जो परिणाम निकल रहे हैं कि वैक्सीनेशन इसका जो है वो इफेक्टिव है। अभी पीछे हाल ही में हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी उनका स्टेटमेंट आया था कि जो इंडिया में अभी 2 वैक्सीन चल रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये जो है अभी उसके अगेंस्ट में इफेक्टिव है। तो ये अभी तक की हमारी जो साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास यही है। डॉक्टर सौमित्र, मैं एक बार फिर से इसकी संक्रमण की रफ्तार पे आपसे थोड़ा सा समझना चाहती हूँ, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो चुकी हैं। उनमें अब ये अंदाजा भर ही है, क्योंकि ये तो शुरुआत हुई है डेल्टा प्लस वेरिएंट की, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि 60% ज्यादा संक्रामक है ये। तो क्या ये बात सही है या ये केवल अंदाजा भर है? आई थिंक मीनाक्षी जी, अभी स्टार्टिंग है, ये अंदाजा भर है। विद टाइम हमें ज्यादा मालूम चलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, जब अल्फा वेरिएंट आया था इंग्लैंड में, तो उस समय भी जो ट्रांसमिशन रेट था उससे 40% इंक्रीज हो गया था। और जब हमारे यहाँ भी डेल्टा आया था, तो उसमें भी जो सेकंड हमारी वेव आई थी, उसमें भी जो दिक्कत हुई थी, क्योंकि ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा था और उसी के कारण हमारा जो कर्व है वो पीक जल्दी पहुंच गया था। तो उसमें हमें देखना होगा, जैसे डॉक्टर मल्होत्रा ने भी बताया था कि ट्रांसमिशन इंक्रीज होगा और इसमें स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग है रिसेप्टर्स जो लंग सेल में होते हैं। और हमें यह भी देखना होगा कि वैक्सीन पर इसका क्या असर रहेगा, या तो एफिकेसी सेम रहेगी या फिर थोड़ी सी रिड्यूस होगी। थोड़ी सी अगर रिड्यूस होगी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप वैक्सीन लेते हैं, अगर आपको संक्रमण भी होगा तो वो माइल्ड होगा। तो ये सब चीजें हमें देखनी होंगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो म्यूटेशन है कोरोना वायरस में, हर महीने 2-3 म्यूटेशन होते हैं। अब उसमें यह देखना होता है कि कौन सा म्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट है या कंसर्न है। इसको पहले म्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट में रखा गया था, जो डेल्टा प्लस है, अभी परसों उसको कंसर्न में डाला हुआ है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, और जो वैक्सीनेशन है जब भी आपको मिले उस वैक्सीन को आप जरूरी लगवाएं। जी डॉक्टर राजेश, अब आप ये समझाएं कि अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने रख रही हूं, अगर 100% आबादी को कोरोना के वैक्सीन लग जाती है, इन दैट केस ऑल्सो कि ये म्यूटेशन जारी रहेगा, क्या फिर भी कोरोना वायरस फैल सकता है? जी, तो इसमें 2-3 बातें समझनी बहुत जरूरी है। आपके सवाल के 2-3 डिफरेंट एंगल हैं या आयाम हैं। पहली बात तो ये है कि म्यूटेशन होती है जब वायरस मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई वो मेरे शरीर के अंदर करता है और मेरे शरीर से जब मैं किसी को इन्फेक्ट करता हूं तो उसके अंदर करता है। तो पहली बात तो ये है कि जैसे जैसे वायरस फैलता है वैसे वैसे म्यूटेशन होती है। अगर चेन ऑफ ट्रांसमिशन इंटरप्ट हो जाएगी, अगर वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएगा, तो मेरी म्यूटेशन मुझी में खत्म हो जाएगी। या तो वो वायरस खत्म हो जाएगा या मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन वो म्यूटेशन जो है वो मुझसे दूसरे में नहीं जाएगी।
तो सबसे बेसिक बात यह है कि जब चेन ऑफ ट्रांसमिशन इंटरप्ट होगा तभी ये म्यूटेशन बंद हो सकते हैं। जो आपने ये बात की दूसरी, वो भी बहुत जरूरी उस पर ध्यान देना है कि कोई भी वैक्सीन 100% किसी भी स्ट्रेन के अगेंस्ट या वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जो अगर 100 लोगों को हो जाता है, कुछ लोगों को चाहे वो डेल्टा प्लस से हो या डेल्टा से हो या अल्फा से हो, बीटा से हो, किसी भी स्ट्रेन से इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन ये बात हम बड़ी क्लियरली जानते हैं कि वो लीथल या हॉस्पिटलाइजेशन करने के लायक या आईसीयू भेजने के लायक या घातक होने के चांसेस उसमें बहुत ही कम है। एक जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न ये बना, उसका एक मूल कारण ये है कि इसके अंदर जो KN म्यूटेशन है वो बीटा स्ट्रेन बीटा म्यूटेंट वाली है, बीटा वेरिएंट वाली है। और वो बीटा वेरिएंट कुछ हद तक जो है, जिसे हमने साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन भी कहा, उसमें कुछ हद तक इम्यून सिस्टम को छकाने में कामयाब रही है। पर मुझे लगता है कुछ हद तक डेल्टा वेरिएंट पे भी ये कैपेसिटी रही, क्योंकि हमने देखा दूसरी वेव में फॉल्स नेगेटिव काफी हुए टेस्ट, जो कि लोगों को क्लिनिकली घर में एक आदमी को कोविड हो गया, बाकी घर के मेंबर को बुखार हुआ या नहीं हुआ, लेकिन टेस्ट में उनमें से सब लोग रेगुलरली पॉजिटिव नहीं आए। तो कुछ हद तक हमारी डायग्नोस्टिक कैपेसिटी भी शायद उसको पिक करने की थोड़ी सी कंप्रोमाइज रही। तो यही चीजें जिनको हमें ध्यान में रखना है। और सबसे जरूरी ये है कि जब हमने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि एक डेल्टा प्लस का पेशेंट कहीं से आया है, तो वो माइक्रो कंटेनमेंट वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि जो भी पेशेंट आइडेंटिफाई होता है उसको कम्युनिटी में इधर उधर जाके जितना कम से कम उसको फैलाए वो, या बिल्कुल ना फैलाए, तभी इसको नए स्ट्रेन को हम बढ़ने से रोक सकते हैं, उसको तभी लोकलाइज कर सकते हैं। जी डॉक्टर सौमित्र, जो भारत की जनसंख्या है उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल लगता है जो माइक्रो कंटेनमेंट की बात डॉक्टर मल्होत्रा साहब कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि जितना जल्दी डायग्नोस कर लिया जाएगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा और उतना ही हम मौतों के आंकड़े को रोक सकते हैं या गंभीर परिस्थिति तक पहुंचने से बचा सकते हैं। आप इसे और ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। लेकिन अगर वायरस पकड़ में ही नहीं आएगा, अगर ये समझ ही नहीं आएगा कि कोरोना हुआ है या नहीं, तो फिर क्या किया जाए? आई थिंक बेस्ट वही है कि आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, जिससे कि वायरस का आपको संक्रमण हो ही ना। और ये भी है कि अगर पकड़ में नहीं आएगा तो न्यू डायग्नोस्टिक टूल्स वगैरह भी आएंगे, क्योंकि जब कोरोना पहली बार आया था तो आपने देखा होगा कि जो डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह हैं वो मॉडिफाई होती रहती हैं, तो उसमें भी ये होगा, डायग्नोस्टिक किट में भी मॉडिफिकेशन होगा। लेकिन उसमें वही है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए, वैक्सीन को लगवाइए, स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाइए और टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट एंड कंटेनमेंट जो जोन आपको रखना होगा। हॉटस्पॉट जो कि आप इंडिया में अभी देख रहे हैं, वहां पर बहुत जरूरी है कि उसको वहां से फैलने नहीं दिया जाए। और जो अनलॉकिंग भी अभी चल रही है उसको ग्रेजुअल अनलॉकिंग करें, ऐसा नहीं कि जल्दी सारा अनलॉक करें। एक बात के लिए डॉक्टर विकास भाटिया, क्या हम निश्चिंत हो सकते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद अगर हम कोरोना को भले ही अटैक करने से ना रोक पाएं, लेकिन इतना तो हो सकता है कि सिवियरिटी से हम बच सकते हैं? और डेल्टा प्लस वेरिएंट में भी अभी तक के जो आंकड़े हैं ये हमें ये बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन, ये जो वैक्सीन है, चाहे हम कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें, ये डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी कारगर दिखाई दे रही है। मीनाक्षी जी, आप बिल्कुल सही आप सवाल किया आपने। अभी भी मैं यही बात कर रहा था कि इस तरह का अभी कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि ये वैक्सीन अभी इफेक्टिव नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारी कार्यक्रम जैसे ये कोविड के बचाव के लिए, इलाज के लिए, वैक्सीनेशन के लिए और डायग्नोसिस के लिए जैसे बने हुए हैं, जिसको कि मैं आमतौर से कहता हूं कि 4 पिलर है पूरे मैनेजमेंट में कोविड के एंगल से। कोई भी वायरस आए, म्यूटेशन होती रहेगी ये कुछ, लेकिन कई बार वो ज्यादा असरदार नहीं होती। लेकिन हम लोगों को अलर्ट इसलिए कर दिया गया है और होना भी चाहिए
कंसर्न भी होना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ शायद गलतियां की उस समय। लॉकडाउन 1 में हम लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए, जिसकी वजह से अचानक से ये लोगों ने प्रिकॉशन लेने बंद कर दिए और ये बहुत तेजी से बढ़ गया। तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन के हिसाब से सब लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं, और जैसे कि भारत सरकार ने अभी 21 जून से एक स्पेशल कैंपेन शुरू किया वैक्सीनेशन का। 1 करोड़ के लगभग 85-86 लाख लोगों को एक दिन में लगा देना, ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है उपलब्धि है। बिल्कुल, ये उपलब्धि है और यहीं पर नहीं रुकना है। जब तक कोई दवा नहीं आ जाती, वैक्सीन ही इस कोरोना बीमारी का इलाज है, ये हम सब समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मल्होत्रा, डॉक्टर भाटिया, साथ ही डॉक्टर रावत जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मर्डर के आरोपी सुशील पहलवान के साथ दिल्ली पुलिस का फोटो सेशन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।